जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों प्रमुख पादप रोग और आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों आनुवांशिक रोग से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए थे उनको मैंने कवर किया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों गेहूं का गेहूंसा रोग। तो गेहूंसा जो रोग होता है दोस्तों वह गेहूं में होता है, यह बात बिल्कुल सही है। आलू में जो रोग होता है दोस्तों उसे पिछैती झुलसा रोग कहा जाता है। बाजरा में जो रोग होता है दोस्तों उसको अरगट कहा जाता है। और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों गन्ना में बुकनी रोग, तो यह जो है दोस्तों गलत है, गन्ना में बुकनी रोग नहीं होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः किस में होता है दोस्तों, तो यह होता है जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। अन्य प्रश्नगत जो युग में दिए गए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो बाजरा में अभी हम लोगों ने देखा था क्या था दोस्तों, तो अरगट रोग था। मटर का होता है दोस्तों क्या, तो बुकनी यानी पाउडरी मिल्ड्यू होता है। चना में क्या होता है, तो विल्ट होता है, नामक रोग होता है दोस्तों। जबकि धान में जो है दोस्तों हरित बाल रोग नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मक्के में सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। याद रखेंगे कि जो मक्के में व्हाइट बर्ड होता है वह किसके कारण होता है, तो याद रखना है दोस्तों वह जिंक के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट है दोस्तों, जिसकी पौधे को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधे की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष लगभग सफेद सी हो जाती हैं, जिसे सफेद कली या व्हाइट बर्ड रोग कहते हैं। यह रोग जो होता है दोस्तों मक्के में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। तो याद रखना है दोस्तों जिंक की कमी का यह सूचक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो सेमी क्वेश्चन है, जिंक की कमी से होता है। और यह किस में होता है दोस्तों, तो याद रखना है यह मक्के में होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरीला किस फसल का कीट है। तो याद रखना है दोस्तों पायरीला जो है गन्ने के फसल का कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो गन्ना पर्ण फुदकी पायरीला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने यानी शुगर केन की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है। अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो याद रखना है दोस्तों सफेद जो कीट होता है एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। और यह किस में होता है दोस्तों, तो सरसों का यह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों कौन सा है दोस्तों, तो सरसों यानी मस्टर्ड एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफेद कीट यानी व्हाइट रस्ट है जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती तथा पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की उप क्षमता घट जाती है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी यानी फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। तो याद रखना है दोस्तों गेहूं में
पाए जाने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? तो काला कीट होता है दोस्तों, यानी ब्लैक रस्ट, और अस्मट जो होता है दोस्तों गेहूं में पाए जाने वाला एक कवक रोग है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों याद रखना है कि गेहूं की फसल पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक जनित रोग काला यानी ब्लैक रस्ट तथा अस्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग किसके कारण होता है? तो पैक्नीसिया ग्रेमिनीसी ट्रिटिसाइड द्वारा, तथा गेहूं का स्थल यानी स्थल जो स्लथ अस्मट होता है दोस्तों नामक रोग, वह किसके कारण होता है? तो अस्टिलेगा नूडो ट्रिटिसाइड द्वारा होता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है करनाल बंट रोग है। तो याद रखना है दोस्तों, यह गेहूं की फसल में लगता है रोग। तो करनाल बंट किससे संबंधित है? तो गेहूं की फसल से संबंधित है दोस्तों। और ये VBI सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। चूंकि BPSC का डेट फिक्स हो गया है दोस्तों, कब लिया जा रहा है एग्जाम? 12 फरवरी को लिया जा रहा है, और 11 तारीख को सिविल कोर्ट का भी डेट फिक्स हो गया है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों जैसे कौन सा है दोस्तों? तो टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों? तो प्रमुख रोग है। नेक्स्ट है धान का टुंगड़ू विषाणु प्रसारित होता है। तो याद रखना है दोस्तों, धान का जो टुंगड़ो विषाणु प्रसारित किससे होता है? तो हरी पत्तियों के फुदके द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो टुंगड़ो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। इस रोग का कारक दो विषाणुओं का समूह कौन सा है दोस्तों? तो एक है RTSB जिसे राइस टुगड़ो एस्फेरिकल वायरस कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों RTBV जिसे राइस टुगड़ो बेसिलीफॉर्म वायरस कहते हैं दोस्तों। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके द्वारा क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया गया दोस्तों गेरुआई जो होता है दोस्तों गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, सही बात है। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है दोस्तों फॉल्स अस्मट जो है जौ में पाए जाने वाला रोग है, तो यह बात गलत है दोस्तों। और खैरा जो होता है दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे कि धान का खैरा रोग होता है, तो यह बात सही है। तो इसमें आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। तो मिथ्या कंड अथवा झूठ जो कंड होता है फॉल्स अस्मट होता है, धान की फसल का रोग होता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो फॉल्स अस्मट किस में होता है? तो धान में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि आलू में जो ब्लैक हार्ट होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि आलू में जो ब्लैक हार्ट होता है किसके कमी के कारण होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। नेक्स्ट है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, मूंगफली का टीका रोग जो होता है यह अत्यधिक हानिकारक रोग है दोस्तों मूंगफली का। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो सी होगा। तो मूंगफली का जो टीका रोग होता है दोस्तों मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक है। यह रोग जो है दोस्तों सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी होती है। तो यह सफ़ेद मक्खी से होती है दोस्तों। भिंडी में जो पीत वर्ण पड़ जाता है सीरा के ऊपर, वह किसके कारण होता है दोस्तों? तो सफ़ेद मक्खी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भिंडी का पीत वर्ण सीरा यानी येलो वेन मोजेक रोग एक विषाणुजन्य रोग है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यह कैसा रोग है? तो यह विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस विषाणु की क्या है दोस्तों? वाहक है। नेक्स्ट है येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है। तो यह किसकी बीमारी है दोस्तों? तो यह भिंडी की बीमारी है, येलो वेन मोजैक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या है दोस्तों? तो पक्षी है, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा। उपयुक्त में से कौन सा पादप रोग फैलाते हैं? तो सभी फैलाएंगे दोस्तों, पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा। ये सभी के सभी जो है दोस्तों पादप रोग फैलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों कौन सा है दोस्तों? तो पादप, फैतोस रोग व लोगस ज्ञान से हुए, जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोग का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोग के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादपों के प्रमुख रोग हैं जिनके प्रसार
में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग यानी पॉलेन, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो धान का जो होता है दोस्तों उखटता रोग होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। सरसों का सफेद गेरोई होता है रोग, यह सही है। बाजरा का कंडुआ रोग होता है, यह भी सही है। मूंगफली का टीका रोग होता है दोस्तों, हम लोगों ने देखा था। तो आपसे गलत इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? तो धान में उकठा रोग नहीं होता है दोस्तों। तो याद रखना है कि उकठा मुक्ता पौधे की पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है दोस्तों। तो याद रखना है कि जो उकठा रोग जो होता है दोस्तों वह किस में होता है, कौन सी फसलों में? तो दलहनी और तिलहनी फसलों में यह रोग होता है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का जो संबंध है दोस्तों धान से नहीं है, याद रखना है। अनसही जो विकल्प है दोस्तों बिल्कुल सही है। अब हम लोग दोस्तों आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा IASPD में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों, लगभग 99 इसमें प्रश्न है दोस्तों। तो धैर्य से आपको पढ़ना है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो याद रखना है दोस्तों डीएनए की किस विशिष्टता के कारण यह हुआ है ऐसा? तो याद रखना है दो रज्जुकों की पूरकता के कारण ऐसा हुआ है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रह एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य करने हेतु क्या बनाती है दोस्तों? तो सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी समान गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले यानी स्मॉल रिंग्स पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो याद रखना है दोस्तों जीन के सम्मिश्रण से यानी ब्लेंडिंग से होता है आनुवांशिक विचरण। क्रोमोजोम में बदलाव से भी होता है दोस्तों आनुवांशिक विचरण। साथ ही साथ जीनों के मिश्रण यानी सफलिंग से भी जो होता है दोस्तों लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो दोस्तों जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोजोम में बदलाव, जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण यानी जेनेटिक वेरिएशन होता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यहाँ जेनेटिक कोड की विशेषताएं पूछा जा रहा है दोस्तों। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है यानी यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जेनेटिक कोड बना होता है किससे? तो 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों से बना होता है। यह अनित्य व्यायी और क्या है दोस्तों? तो गैर अस्पष्ट, अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। तो यह भी सही है दोस्तों। और इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कथन 1, 2, 3, 4 दिया गया दोस्तों ये सभी के सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल होता है। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, याद रखेंगे, जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होता है। इस प्रकार आनुवांशिक कूट पद्धति में 4 यानी 64 त्रिगुणी संकेत यानी ट्रिपल कोड वर्ड होते हैं जिन्हें कोडॉन कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों नन ओवरलैपिंग होता है।
गैर स्पष्ट यानी नॉन एम्बिगुअस होता है एवं कोमा रहित यानी कोमालेस होते हैं। आनुवंशिक कोड के 64 कोडोन में से 3 कोडोन UAA, UGA और UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। उनको समापन कोडोन यानी स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। AUG क्या होता है दोस्तों? तो मेथियो नामक अमीनो अम्ल का होता है AUG। कोडोन को प्रारंभम कोडोन यानी इनिशिएशन कोडोन कहते हैं दोस्तों। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला है दोस्तों क्या? तो पहला दिया गया है पौधे की विभिन्न जातियों में, तो यह सही है दोस्तों। पौधे जंतुओं से पौधों में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो याद रखना है कि जो पुनर्योगज DNA होता है प्रौद्योगिकी, जिसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं दोस्तों, जीनों की स्थानांतरित होने देता है। तो किसमें स्थानांतरित होने देता है दोस्तों? याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो पौधे की विभिन्न जातियों में स्थानांतरित होने देता है, जंतुओं से पौधे में स्थानांतरित होने देता है, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित होने देता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 यानी सभी के सभी कथन जो है इसमें सही है दोस्तों। तो पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा किसी जीवाणु के जीन को मक्के के पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा जीनों को पौधे की विभिन्न जातियों में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि इस वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सही है। सेकंड है दोस्तों कि जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोगवाहक यानी वेक्टर के रूप में भी किया जाता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा, यानी सी इसका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित ये पूछा जा रहा था, तो दोनों के दोनों जो हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। तो पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवांशिक सामग्री DNA और RNA के द्वारा टीका निर्माण शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट है बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास करने के लिए जो है दोस्तों बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास हेतु। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है यह सवाल। तो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसली पौधों को विकसित करने में मदद करती है। बोलगार्ड प्रौद्योगिकी विनाशकारी बोलवर्म संक्रमण के खिलाफ कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। बोलगार्ड 1 BT कॉटन, याद रखना, सिंगल जीन टेक्नोलॉजी भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है दोस्तों, जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। बोलगार्ड द्वितीय तकनीक एक बेहतर डबल जीन क्या है दोस्तों? तो तकनीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक यानी नॉलेज स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। दूसरा है दोस्तों नवीन परिवर्तनीय यानी इनोवेटिव प्रौद्योगिकी का विकास। तीसरा है प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास। और चौथा है दोस्तों क्या? तो बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए बेंगलुरु में 90वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 3 जनवरी 2003 को नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, याद रखना है ये दोस्तों कि नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति कब लाया गया था? तो 2003 की घोषणा की गई थी। इस नीति में मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल,
प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और उनसे उबरने के लिए नव प्रवर्तन तकनीकों और प्रणालियों के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों, याद रखना है, और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट है कथन, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। तो यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। डॉली जो थी दोस्तों प्रथम क्लोन की गई एक मैमल्स था दोस्तों, सही है। कारण है कि डॉली पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। डॉली को जो तैयार किया गया था वो पात्र निषेचन के द्वारा नहीं तैयार किया गया था, तो ए सही है किंतु आर गलत है। और यह किसका था प्रजाति दोस्तों, तो भेड़ था। भेड़ का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था डॉली। डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रोसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इयान विल्मुट, कीथ कैंपबेल और इनके सहयोगी के प्रयास से संभव हुआ था। वयस्क कायी कोशिकाओं से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की क्या हो गई दोस्तों, तो मृत्यु हो गई। डॉली का पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्र निषेचन। पात्र निषेचन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन दूर करने के कारगर तकनीक मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो डॉली की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 2003 में फेफड़े में संक्रमण के कारण से हुई थी, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर दिया भी गया कि फेफड़े की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था, सही है। डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। और डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, तो यह भी सही है। तो राइट आंसर पूछा जा रहा है दोस्तों कब हुआ था, तो गलत पूछा जा रहा था, तो कौन सा हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव था? तो कौन था दोस्तों, तो डॉली था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये क्या था दोस्तों, तो एक भेड़ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कौन सा था, तो भेड़ था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, तो डॉली। नेक्स्ट है NDRI करनाल, जो कि हरियाणा में स्थित है दोस्तों, के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? तो भैंस का जो है दोस्तों वह दूसरा क्लोन विकसित किया गया किसके द्वारा, तो NDRI, जो कि हरियाणा में स्थित है दोस्तों। क्लोन किसका विकसित किया गया, तो भैंस का क्लोन विकसित किया गया दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि पूछ सकता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो करनाल कहाँ पर है दोस्तों, तो हरियाणा में। करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया था। NDRI के ही वैज्ञानिकों ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। तो याद रखना है समरूपा और गरिमा। नेक्स्ट है गरिमा 2 नाम है एक, तो याद रखना है दोस्तों यह एक क्लोन्ड भैंस का नाम है दोस्तों, क्या, गरिमा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा 2 नामक एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 2003 में, याद रखना है दोस्तों, कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में क्लोन भैंस गरिमा 2 ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को क्या किया था दोस्तों, जन्म दिया था। नेक्स्ट है काई कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है दोस्तों, तो याद रखना है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग जो है दोस्तों, इसका जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसका, तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का। राइट आंसर हो जाएगा सी। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो याद रखना है दोस्तों काई कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग जंतुओं की प्रजननीय प्रतिरूपण या जननीय क्लोनिंग यानी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग द्वारा आनुवांशिक तौर पर अभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका यानी काई कोशिका से किसी नाभिक विहीन अंडे में नाभिक यानी न्यूक्लियस का स्थानांतरण करना शामिल होता है दोस्तों।
नेक्स्ट है परखनली शिशु के मामले में कौन सा आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या होता है? तो परखनली शिशु जो होता है दोस्तों, उसमें निषेचन माता के शरीर से क्या होता है दोस्तों, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों वो माता के शरीर से बाहर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। तो जो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती है उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु विधि में डिंब याद रखना है और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है दोस्तों, माता के शरीर के बाहर पैट्री पात्रों यानी पेट्री डिशेज में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उससे बने भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, तो प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? तो कौन सा है दोस्तों, तो वह है ताइवान में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वर्ष 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया। दमकते हुए हरे प्रोटीन को सुअर के भ्रूण में डालकर 3 नर ट्रांसजीनी सुअर पैदा किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, इंजॉज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का। तो याद रखना है दोस्तों, इंजॉज किसका नाम है, सभी महत्वपूर्ण है, तो ऊंट का नाम है दोस्तों, और यह विश्व का प्रथमतः क्लोन है ऊंट का। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी दोस्तों। इस क्लोन का नाम इंजॉज रखा गया था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला, देखिए दोस्तों पूछा भी गया, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो यह है दुबई में स्थित। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में जो सवाल आते हैं वो रिपीटेड सवाल ही पूछे जाते हैं अधिकतर, तो यहाँ पर ये छुपा हुआ था। 2008 का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, कब, तो 2019 में। इसलिए घटना चक्र को अच्छे से देख कर जाना है दोस्तों, क्योंकि आपको सवाल घटना चक्र जरूर देखने को मिलेंगे बीपीएससी में। तो याद रखना है दोस्तों कि दिसंबर 2017 में दुबई में ऊँटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया। यह विश्व का पहला ऊँट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊँटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊँटों को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है और इन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। याद रखना है दोस्तों कि क्लोन जो होता है लैंगिक विधि से नहीं तैयार होता है। किस विधि से होता है दोस्तों, तो अलैंगिक विधि से तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो प्राय अपने मातृजीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वा यानी आइडेंटिकल ट्विंस क्लोन नहीं होते हैं, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। पहला है रोग प्रतिरोध, सही है, रोग प्रतिरोध दूर करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। दूसरा है वृद्धि वर्धन, तो यह भी सही है। तीसरा जंतु क्लोनिंग, तो जंतु क्लोनिंग भी होता है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। मानव क्लोनिंग अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो 4 तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। तो आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग आदि पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पहला है उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है, उसकी मदद से सभी मानव रोग के कारण ज्ञात हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। तो डीएनए अनुक्रम द्वारा आनुवांशिक रोगों जैसे अल्जाइमर,
सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। इसके द्वारा सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात नहीं हो सकते, अतः कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंडों के अंतःपात्र यानी इन विट्रियो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोग यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। और किसी संतान में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है IAS प्री का, याद रखना है। तो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्रोनिक यानी दीर्घकालिक आनुवांशिक तथा अक्सर विरासत में मिली विकार होते हैं। यह तब होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को ठीक से काम करने हेतु पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पादन में असफल रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग जन्मजात तथा बढ़े उम्र दोनों स्थितियों में हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रोग केवल माता से ही बच्चों में प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है पुनर्योगज DNA तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। पहला, आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, DNA का विखंडन, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहित प्रक्रिया DNA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? C। और ये किस में पूछा गया है दोस्तों? RAS RTS में पूछा गया। इसमें दिया गया दोस्तों सबसे पहले कौन होगा? ABFGEHD। तो इसका राइट आंसर देख लिया जाए, यहाँ पर दिया गया दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा? तो आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं उसका पृथक्करण। बी में आएगा दोस्तों DNA का विखंडन। उसके बाद होगा दोस्तों इच्छित DNA खंडों का पृथक्करण। उसके बाद रुचि वाले जीन का परिवर्धन। फिर है दोस्तों DNA खंड को वाहक में जोड़ना। फिर है पुनर्योगज DNA का पोषी कोशिका यानी जीवों में स्थानांतरण, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति और लास्ट है दोस्तों प्रवाहिक प्रक्रिया। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए दिया गया है इसमें आंसर। यानी कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। यह जो कथन है दोस्तों बिल्कुल गलत है। जबकि अन्य कथन क्या है? तो प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं, सही है। किसी जंतु से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, यह भी सही है दोस्तों। चौथा दिया गया पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो प्रश्नगत कथनों में पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए DNA के खंडों को जोड़कर यानी पुनर्योजित DNA तकनीक के माध्यम से प्रकार्यात्मक गुणसूत्र नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक DNA ही तैयार किया जा सकता है दोस्तों। अन्य तीनों जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। कथन 2 DNA प्रिंटिंग और कृत्रिम जीन संश्लेषण, कथन 3 क्लोनिंग तथा कथन 4 उत्तक यानी टिश्यू कल्चर से संबंधित सही तथ्य है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो यह है दोस्तों मानव जीनों और उसके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से संबंधित है दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। तो विश्व स्तर पर प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है दोस्तों। नेक्स्ट है शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो स्टेम कोशिका भ्रूण की यानी इम्ब्रियो की वे आधार कोशिका हैं जिनसे आगे चलकर मानव शरीर में 210 से अधिक तरह के उत्तक बनते हैं। भ्रूण की आधार कोशिका 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है। विकसित हो रहे भ्रूण से स्टेम कोशिका निकालकर उनसे उत्तकों यानी अंगों का निर्माण किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम
कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीव से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को रखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तीसरा है दोस्तों क्या, तो स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों तीसरा, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो दिया गया आंसर इसमें केवल 2 और 3 सही है। यानी दोस्तों स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, सही बात है। और स्टेम कोशिकाएं जो हैं दोस्तों चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है, यह भी सही है। और पहला दिया गया दोस्तों स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये तो गलत हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो स्टेम कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों से प्राप्त की जाने वाली वे कोशिकाएं हैं जिन्हें करने के लिए शरीर ने कोई खास काम नहीं दिया है। एक स्टेम यानी तना जिस तरह शाखाएं, पत्तियां, प्रतान, कलियां, फल फूल और बीज बना सकता है, उसी तरह स्टेम सेल्स से में भी शरीर की सारी कोशिकाओं की भूमिका निभाने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं शरीर का कच्चा माल है जिन्हें शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। स्टेम सेल उपचार के तहत विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिका का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कॉर्निया प्रत्यारोपण में और हृदय घात यानी हार्ट अटैक के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिली है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है दोस्तों। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो याद रखना है दोस्तों, अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं जो है दोस्तों इसका क्या है, तो अति विवादास्पद जो है दोस्तों स्टेम कोशिका का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। तो स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती है जिनसे शरीर के किसी भी अंग की कोशिका को तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं की शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण यानी एम्ब्रियो, वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में बांटा जा सकता है। अधिकांश स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती है। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इस कोशिका को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधान का विरोध होता रहा है। अगर मौजूदा दौर में इसके वैकल्पिक स्रोत की तलाश कर ली गई है जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। और तीसरा है मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण से अंतर्वेशित किया जा सकता है। राइट आंसर है दोस्तों ये तीनों के तीनों सही हैं। कथन 1, 2 और 3 सभी के सभी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन एडिटिंग के तहत भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुसक्त कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित यानी इंजेक्टेड कर वांछित अंग का निर्माण किया जा सकता है। अतः तीनों के तीनों जो कथन दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम यानी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है दोस्तों। तो यह किसका है? तो एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एक बी लिम्फोसाइट तथा एक माइलोमा कोशिका के संलयन यानी फ्यूजन से प्राप्त संकर कोशिका हाइब्रिडोमा कहलाती है। हाइब्रिडोमा क्लोनों को पात्र कल्चर यानी इन विट्रियो करके एक क्लोनीय यानी मोनोक्लोनल
प्रतिरक्षियों का उत्पादन करते हैं। इसे हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कहते हैं तथा इसके विकास हेतु जी कोहलर तथा सी मिलस्टाइन को वर्ष 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, जीवाणु और कवक को जो है दोस्तों कृत्रिम रूप से संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, जबकि विषाणु को नहीं किया जा सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने चेरिचिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया है। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सबोराड डेक्स्ट्रोज एगर। विषाणु में स्वयं की उपापचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित करना क्या है दोस्तों? कठिन है। नेक्स्ट है, बनथड़ा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। तो बनथड़ा में प्लांट फील्ड जीन बैंक कौन सा है दोस्तों? तो संकटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा। यह जो है दोस्तों जैविक विविधता की दस्युता यानी पायरेसी को रोकेगा दोस्तों, और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा दोस्तों। कौन? तो प्लांट फील्ड जीन बैंक जो बनथड़ा में बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। तो बनथड़ा में प्लांट फील्ड जिंक बैंक संकटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नताओं यानी बायोडाइवर्सिटी की दस्युता यानी पायरेसी को रोकेगा तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की क्या करेगा दोस्तों? तो पहचान करेगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को विनिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, यह लिया गया है किससे? तो जीवाणुओं से लिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। तो कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है, जिसे जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस द्वारा तैयार किया गया है। इस जीव विष का नाम बीटी है दोस्तों, यानी बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा। बीटी जीव विष जिन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे इसमें कीटनाशक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास और बीटी मक्का। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से जीवाणुओं से किस एक के आविष जीन यानी टॉक्सिन जीन का इस पारजीनी कपास यानी ट्रांसजेनिक कॉटन में अंतरण हुआ है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा दोस्तों, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस का यह है दोस्तों अंतरण। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो जीवाणु है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कीटरोधी पारजीनी कपास यानी बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया जा सकता है। सही है। जीन जो होता है बीटी जीन जो होता है दोस्तों एक जीवाणु से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और कारण जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास यानी ट्रांसजेनिक कॉटन जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक विशेष जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस, संक्षेप में बीटी कहते हैं दोस्तों, से प्राप्त किया जाता है। इसकी कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोपेप्टेरॉन यानी तंबाकू की कलिकाओं की सैनिक कीट, डिप्टेरॉन यानी मक्खी इत्यादि को मारने में सहायक है। विशिष्ट बीटी जीव इस विशेष जीवाणु से पृथक कर नई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म यानी बीटी कॉटन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इसे
नाशक जीव सह बनाना है दोस्तों इसका लक्ष्य बीटी कॉटन का, बीटी बैगन का। तो बीटी बैगन आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से विकसित बैगन की नई किस्म है। इसमें बैगन में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन कौन सा दोस्तों, तो क्राई1 AC को निवेशित किया जाता है, जिससे एक प्रकार का विष यानी बीटी टॉक्सिन उत्पन्न होता है, जो बैगन में लेपिडोपेप्टेरॉन कीटो तथा ब्रिंजल फ्रूट, ब्रिंजल बियर्ड सूट बोर्डर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीटी बैगन के विकास का उद्देश्य इसे नाशक जीव सह बनाना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बीटी बैगन है। तो बीटी बैगन क्या है दोस्तों, तो अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन को बीटी बैगन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है दोस्तों, राइट आंसर दिया गया 3 और 4। तो यह जो है दोस्तों, यह आशंका कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यह सही बोला गया है। यह भी चिंता है कि दोस्तों बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, यही इसका जो है दोस्तों विरोध किया जा रहा है, इसी कारण इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। तो बीटी मिट्टी में पाए जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जिसमें पाए जाने वाला एक विशेष जीन यदि बैगन में निवेश कर दिया जाए तो वह एक विष उत्पन्न करता है, जो बैगन में लेपिडोपेप्टेरॉन कीटो जैसे ब्रिंजल फ्रूट, सूट बोर्डर और फ्रूट बोर्डर के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होती है। बीटी बैगन फसल सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि बीटी विष से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती के लिए अक्टूबर 2009 में अनुमति प्रदान की, तो इसे लेकर जन आक्रोश इतना भड़क उठा कि अंतोगत्वा सरकार ने 9 फरवरी 2010 को ऐसी खेती के फिलहाल स्थगन की घोषणा कर दी दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं दोस्तों, कीजिए एवं दिए गए कुटों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, सर्वप्रथम व्यावसायिकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, तो यह बात गलत है दोस्तों, ये तो गलत है, सॉरी हाँ सही है, ये सही है दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों व्यावसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, सही है। फिर फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं और पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। सी दिया गया, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधे पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरनी का अभाव होता है, तो यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या दिया गया, तो राइट आंसर है दोस्तों ए और बी जो स्टेटमेंट दिया गया सही दिया गया। तो फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है, यह व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उत्पादित पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया था जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं, जिससे उनमें अधिक स्वाद आता है। साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान वे दृढ़ हो रहते हैं। पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से एथिलीन द्वारा पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है दोस्तों, तो ये इसका पॉजिटिव चीज़ दिया गया। उल्लेखनीय कि एथिलीन द्वारा पके टमाटरों से रंग तो आ जाता है, लेकिन पौधे पर पके टमाटर जैसे पूर्ण स्वाद नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट है भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों यानी मस्टर्ड यानी जिसे जीएम सरसों शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है दोस्तों, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया दोस्तों क्या, तो जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप रोग को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं, गलत है। जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागन और संकरण को सुकड़ बना देते हैं, तो सही है। जीएम सरसों का विकास
IAR यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के वैज्ञानिकों ने जीएम सरसों का विकास किया है, जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसमें परपरागण एवं संकरण को सुकर बनाते हैं। ये जीन पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण नहीं देते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित तकनीकों यानी परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है क्या दोस्तों, फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण होता है, सही है, सॉरी गलत है। फल वाले पादपों में मुकुलन यानी बडिंग और रोपण होता है, गलत है। कोशिका द्रवी नर बंधता है, सही है। और जीन जो है दोस्तों निर्वता है, तो यह भी सही है। राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये नहीं प्रयुक्त होता है दोस्तों। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण के लिए प्रयोग नहीं होता है ट्रांसजेनिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 ही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है कौन सा, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन निर्वता यानी जीन साइलेंसिंग प्रयोग होता है दोस्तों। मुकुलन एवं रोपण से पादपों की आनुवंशिक संरचना नहीं बदलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जीवाणुओं का भी प्रयोग होता है, कवक का भी प्रयोग होता है और पुष्पीय पादप का भी प्रयोग होता है दोस्तों जैव पीड़कनाशी के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग जैव कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। ब्यूवेरिया बैसियाना नामक कवक भी एक प्रमुख जैव कीटनाशक है। जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पुष्पीय पादप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नीम है। जैव कीटनाशकों का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके अवशेष कैसे होते हैं दोस्तों, तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो याद रखना है दोस्तों, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो होता है दोस्तों एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। तो बीटी या बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस मृदा में पाए जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। यह अपने जीवन काल की कुछ अवस्थाओं में कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है, तो याद रखना है, अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। तो भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की संभावना होती है। इसमें एक जीनों की श्रृंखला डाली जाती है, तब जाकर किसी भी फसल में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कार्य करती है। प्रथम जीन भ्रूण की अंकुरण क्षमता को पूर्णतया समाप्त कर देता है। यह जीन कब सक्रिय हो इसका नियमन रिकम्बनाइज एंजाइम करता है, जो दूसरा जीन पैदा करता है, तथा तीसरा जीन रिकम्बनाइज का नियंत्रण करता है। टर्मिनेटर तकनीक के माध्यम से एक फसल के बीजों में डाला जाने वाला जीन बीजों को बंद कर देता है, जिससे टर्मिनेटर जीन वाले बीजों का किसानों द्वारा बुआई के लिए एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विकसित देश द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। तो जैव विकास द्वारा बीजों की उत्पन्न किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है दोस्तों, उसके लिए टर्मिनेटेड तकनीक उपलब्ध कराती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवाड़ी के लिए है दोस्तों, तो याद रखना है किसकी बिकवाड़ी के लिए, तो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज के लिए बिकवाड़ी के लिए है, जीन परिवर्तित पौधे के लिए, और जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीजों जो दूसरी पीढ़ी से बंदग्रस्त होते हैं उनके लिए है दोस्तों टर्मिनेटर तकनीक। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश और है दोस्तों, सही है।
इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों सुदूर संवेदी उपग्रह में आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किसमें, तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का कितना अंश है, इसके लिए हम लोग करते हैं उपग्रह चित्र लेते हैं। किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इसके लिए भी करते हैं हम लोग दोस्तों उपग्रह चित्रों का प्रयोग। किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान ज्ञात करने के लिए भी उपग्रह चित्रों का सहारा लिया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं, यानी 1 2 3 सही हैं सभी के सभी। तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश हाइपर स्पेक्ट्रल तथा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक द्वारा उपग्रह से आंकड़े प्राप्त कर ज्ञात किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों द्वारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, मर्लिन, लिडार आदि तकनीकों से विभिन्न स्थानों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार थर्मल इंफ्रारेड के माध्यम से भूपृष्ठ तापन का भी मापन किया जाता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है दोस्तों, ओरोबैंकी जो खरपतवार है तंबाकू के खेत में पाया जाता है। तो ओरोबैंकी खरपतवार या ब्रूम रैप्स वीड एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी यानी ट्रांसजेनिक पादप है दोस्तों, तो वह है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पादप है, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो गोल्डन राइस एक परजीवी यानी ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड दोस्तों। तो इसका कथन दिया गया कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। सही है। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन, क्योंकि पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, कि अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पॉट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर हैं। इस चावल का रंग सुनहरा यानी गोल्डन होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन नेत्रों के लिए अत्यावश्यक है। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धान अनुसंधान के क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है दोस्तों गोल्डन राइस की। नेक्स्ट है गोल्डन चावल यानी राइस क्या है दोस्तों, तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं दोस्तों, और इसमें प्रचुरता किसकी होती है, तो विटामिन ए की होती है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाला विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाला गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में किसकी प्रचुरता के कारण होती है दोस्तों, तो याद रखना है बीटा कैरोटीन के कारण होती है। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे, बीपीएससी देने जा रहे हो तो। नेक्स्ट है सुनहरा धान में प्रचुरता है तो कौन सा है दोस्तों, तो विटामिन ए का, और इसमें इसका सुनहरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। तो सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसमें आयरन, जिंक एवं विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले में विटामिन ए की कमी है दोस्तों। नेक्स्ट है गोल्डन चावल एक प्राचीनतम स्रोत है, तो किसका स्रोत है दोस्तों, विटामिन ए का, और इसका रंग जो गोल्डन होता है दोस्तों किस विटामिन के कारण होता है, तो बीटा नामक बीटा कैरोटीन के कारण जो होता है दोस्तों इसका रंग गोल्डन होता है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है तो विटामिन ए का। पारजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो याद रखना है दोस्तों विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है, तो याद रखना है दोस्तों डैफोडिल से आता है दोस्तों। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है, तो डैफोडिल से आता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पॉट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है। इस चावल का रंग सुनहरा होता है। इसमें जीनों में 2 जीन डैफोडिल से तथा 1 जीन
एवरीनिया यूरोडोवोरा नामक जीवाणु से निवेशित किया जाता है। ये तीनों जीन चावल के अपरिपक्व भ्रूण पोष में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जीरेरेनिल और जीरेरेनिल डाइफॉस्फेट को बीटा कैरोटीन में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक एंजाइम उत्पन्न कराता है। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन नेत्रों के लिए क्या है दोस्तों, अत्यावश्यक है। नेक्स्ट है महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया गया, तो याद रखना है दोस्तों GS खुश ने विकसित किया है दोस्तों महाधान यानी सुपर राइस। तो महाधान यानी सुपर राइस का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है दोस्तों, तो फिलीपींस में स्थित है। याद रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमुख प्रजनक डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश द्वारा किया गया। इन्होंने वर्ष 1989 में यानी 1989 ईस्वी में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्री की प्रमुख भूमिका होती है, गलत है दोस्तों, पुरुष की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 XX होते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें जो होगा दोस्तों क्या होगा, A गलत है परंतु R सही है। तो मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म को अर्थात शुक्राणु यानी स्पर्म तथा अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है तथा ये अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं, जिससे बालक में 44 XY गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44 XX गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुषों में जीन संगठन कितना होता है दोस्तों, तो 40 + XY। महिलाओं में पूछे तो दोस्तों क्या होगा, 40 + XX। और बच्चे का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है दोस्तों, तो पिता के क्रोमोसोम से होता है, याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन से क्रोमोजोन के मिलने से बालक का जन्म होता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों पुरुषों का Y और स्त्रियों का X। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C। नेक्स्ट है एमिनियो सेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो भ्रूण के लिंग का तरीका है दोस्तों। भ्रूण का टेस्ट किया जाता है किसमें, तो एमिनियो सेंटेसिस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, A। तो दोस्तों एमिनियो सेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव यानी एमियोनेटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है दोस्तों वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण दिया गया है DNA के टुकड़ों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। राइट आंसर क्या दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर दिया गया A और R दोनों सही है, और R जो है दोस्तों A की सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा DNA को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियाज एंजाइम द्वारा टुकड़ों में खंडित किया जाता है तथा DNA लाइगेज एंजाइम द्वारा DNA के खंड को परस्पर जोड़ा जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोलाइकेज एंजाइम को सर्वप्रथम नाथेंस एवं स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से प्राप्त किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1978 में दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पराया समाचार में आने वाला Cas19 प्रोटीन क्या है, तो याद रखना है दोस्तों Cas19 प्रोटीन क्या है, तो लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची को कहते हैं दोस्तों Cas19 प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा A। तो Cas19 प्रोटीन यानी क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में
प्रयुक्त आणविक कैंची, इसका मुख्य कार्य डीएनए को काटना है, अतः स्पष्ट है कि यह कोशिका के जीनोम में परिवर्तन करने में सक्षम है। जीन संपादन की क्रिस्पर यानी क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेडेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स Cas90 में क्रिस्पर डीएनए अनुक्रम के नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक पुनरावृत्ति के बाद के स्पेशल डीएनए खंड को एडिट करने हेतु Cas9 नामक संशोधित प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी कोशिकाओं के डीएनए को निर्धारित स्थान पर काट कर जीनों को हटाया या नए जीनों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कोशिकाओं में अपेक्षित प्रतिरोधी लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों या गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? तो यह किसे निर्देशित करता है दोस्तों? तो किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को यह निर्दिष्ट करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि किसी जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणुओं को ट्रांसक्रिप्टो कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोन कोशिका की दृश्य गतिविधि और उसके जीनोम में अदृश्य कूट निर्देशों के बीच की गतिमान कड़ी बताता है। कोई भी प्राणी बदलती परिस्थितियों के साथ कैसे और कितना सामंजस्य स्थापित कर पाता है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा इसके ट्रांसक्रिप्टोम में मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आरएनए अंतरक्षेप यानी आरएनए अंतरक्षेप का अर्थ हो गया इंटरफेरेंस। प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? तो क्यों हासिल की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दे रहा है 1, 2 और 4 यानी यह जीन अभिव्यक्तिकरण यानी जीन साइलेंसिंग रोग उपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। सही है। इसका जो उपयोग है दोस्तों, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। यह भी सही है। चौथा दिया गया कि इसे ऐसी फसलों पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनक के लिए प्रतिरोधी है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आरएनए अंतरक्षेप यानी इंटरफेरेंस एक जैविक प्रक्रिया जिसमें आरएनए अनुलक्षित यानी एम मैसेंजर आरएनए अणुओं को निष्प्रभावी कर जीन अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन को बाधित करते हैं। यह प्रौद्योगिकी जीन साइलेंसिंग काफ़ी हिंदी जो लिखा गया दोस्तों वो डिफिकल्ट लिखा गया। जीन साइलेंसिंग रोग उपचारों के विकास में प्रयुक्त होती है तथा इसे कैंसर रोगियों के उपचार में भी प्रभावी पाया गया है। साथ ही इसका विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी फसल पादपों के विकास में भी प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचारों के विकास में आरएनए अंतरक्षेप का कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार प्रसंगत कथन 1, 2 और 4 सही है। उल्लेखनीय कि 10 अगस्त 2008 को यूएसए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहली बार आरएनए इंटरफेरेंस आधारित उपचार को स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे संतान में सूत्र कनिका वाले रोगों को निरोध के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग संतान में होने वाले सूत्र कनिका संबंधी आनुवांशिक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बालू रज्जु, लार यानी सलाइवा। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। तो सभी हो सकते हैं दोस्तों, रुधिर कोशिकाएं भी, अस्थि कोशिकाएं भी, बाल रज्जु भी और लार यानी सलाइवा भी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो याद रखना है दोस्तों डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए की संरचना को क्या किया था दोस्तों? रेखांकित किया था। तो डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में जीन अणु यानी डीएनए का कुंडलीदार यानी सर्पिलाकार पीढ़ी सदृश विन्यास प्रस्तुत किया।
इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार संरचना यानी डबल हेलिक्स बना लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जेम्स टी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किसकी खोज से है दोस्तों? तो याद रखना है डीएनए की संरचना से। राइट आंसर हो जाएगा बी। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डीएनए के द्वि हेलिक्स यानी डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तावित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो याद रखना है दोस्तों अंतःपात्र में किसने बनाया था दोस्तों? तो आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए को सर्वप्रथम अंतःपात्र में बनाया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों जेनेटिक्स के क्षेत्र में उनको जाना जाता है दोस्तों, जेम्स डी वाटसन को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जो जीन संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक एवं मॉरिस विल्किंसन को संयुक्त रूप से वर्ष 1962 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में होता है दोस्तों आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीपीएससी देने जा रहे हो, पूछ सकता है कि बायोचिप में क्या होता है, और 5 ऑप्शन उसमें दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बायोचिप में जो है दोस्तों आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन सब होता है। तो बायोचिप अर्धचालक के समान ही एक चिप है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। ये जैविक पदार्थ है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के रूप में चिप की सतह से संबंध होता है दोस्तों। नेक्स्ट है जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो याद रखना है दोस्तों आनुवांशिक रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है दोस्तों? तो जेनिको प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो जेनिको इंजीनियरिंग आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? तो याद रखना है दोस्तों कौन सा आता है? तो औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जो है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी में आता है। तो संपूर्ण जीवों यानी मुख्यतः सूक्ष्म जीवों या जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं दोस्तों। उदाहरण दिया गया दोस्तों मदिरा उत्पादन के लिए ईस्ट कोशिकाओं का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? पहली बात की इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जैव आवर्धन किसको कहा जाता है? तो याद रखना है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? तो जैव आवर्धन कहलाता है। तो क्या है दोस्तों? तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। यानी क्या अर्थ हो गया इसका? तो बायो मैग्निफिकेशन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित हुई है, तो कौन सा है दोस्तों? तो जीन प्रतिचित्रण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जीन अभियंत्रण में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में नई जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो क्या है? तो जीन प्रतिचित्रण है। तो जीन अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में नवीनतम विकसित तकनीक जीन प्रतिचित्रण यानी जीन मैपिंग है दोस्तों। डीएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड एकलकों के अनुक्रमों यानी सीक्वेंस का तथा इन अनुक्रमों में जीनों का पता लगाकर डीएनए अणुओं के मानचित्र को तैयार किया जाता है। इसे जीनोमिक्स या जीन मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावना है जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है 1, 2, 4 यानी सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, और चौथा है दोस्तों उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ये इसका कार्य है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी सी। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को उत्तक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से उनमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं जिससे उनमें रोग रोधिता, कीट रोधिता या विषाणु रोधिता जैसे गुणों का समावेश हो जाता है। इससे भरपूर फसलें ली जा सकती है, पौष्टिकता युक्त प्रोटीनें डाली जा सकती है और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने में भी इन्हें सक्षम बनाया जा सकता है दोस्तों।
नेक्स्ट है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। बैक्टीरियोफेज इसको कहा जाता है, जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, सही है। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होती है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन यानी जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु यानी डीएनए जीनोम होते हैं। कभी कभी दूसरा दिया गया कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण। तो एड्स तो रेट्रोवायरस के कारण होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तो यानी ये जो स्टेटमेंट दिया गया बिल्कुल सही है, रेट्रोवायरस है एड्स। लेकिन एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए होता है, यह गलत है। रेट्रो वायरस में एकल तंतु डीएनए होता है, जबकि एडिनो वायरस में द्वितंतु डीएनए होता है दोस्तों। इसलिए कथन 1 गलत है दोस्तों, जबकि कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। तो एडिनो वायरस सामान्य विषाणु का एक समूह है जो आंख, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र आदि को संक्रमित करता है। इससे बुखार, खांसी, दस्त आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। सामान्य सर्दी एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एचआईवी रेट्रोवायरस के कारण होता है। एचआईवी को रेट्रोवायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को कहेंगे, तो इस तकनीक को कहेंगे दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन का प्रयोग करके समान आकार से 8 गुना बड़ा चूहा पैदा करने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। इस प्रकार इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूप में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि इससे पूर्णतः एक नया जीव का भी निर्माण किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। बलात्कार एवं हमले के मामले में अपराधियों की पैतृक एवं पहचान यानी पैटर्निटी तथा आइडेंटिटी स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, मतलब कथन है दोस्तों। कारण दिया गया है कि डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार, शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य प्राप्त है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो बलात्कार हत्या के मामले में अपराधियों की पहचान करना तथा पैतृकता को स्थापित करने आनुवंशिक रोगों की पहचान करने इत्यादि में डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोग किया जाता है। इसके विश्लेषण हेतु अपराधी के बाल, लार तथा शुष्क वीर्य यानी ड्राई सीमेन जैसे लेस साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश या व्यक्ति के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को विशिष्ट आनुवंशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति या वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा तथा किसी भी व्यक्तियों के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते दोस्तों। नेक्स्ट है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग बलात्कार, हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के मामले सुलझाने, आनुवंशिक रोगों की पहचान करना, पशुओं के वंशावली विश्लेषण तथा वांछित पेड़ पौधे के चयन के लिए किया जाता है। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश या एवं व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट आनुवंशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति एवं वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा तथा किसी भी व्यक्ति के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते। इस तकनीक से डॉक्टर लालजी सी का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है दोस्तों? तो याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंट। राइट आंसर हो जाएगा डीए। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो याद रखना है दोस्तों डीएनए बहुरूपता। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो डीएनए प्रिंट का आधार क्या है? तो डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार डीएनए बहुरूपता यानी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी
व्यक्ति विशेष के पहचान की विधि डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है दोस्तों। इस तकनीक का विकास वर्ष 1985 ईस्वी में सर एलेक जेफ्रेज ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधार अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों? तो डीएनए है फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? तो 1983 में हल किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में किसी व्यक्ति के जैव अंशों जैसे रुधिर, बाल, लार, वीर्य या अन्य कोशिका स्रोतों के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। वर्ष 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो याद रखना है दोस्तों, केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में भी होता है, केवल पैतृक विवाद में होता है, केवल संकटपन प्राणियों के रक्षण में भी होता है। तो ये सभी के सभी में होता है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर दिया गया है तो मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व, स्थापन तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण निरीक्षण बन जाता है। सही है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त एवं वीर्य के सूखे नमूने पर्याप्त होते हैं। सही बात है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम विवेचन के अलावा यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए कितना घुमावदार हिंदी लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जा सकता है? परितारिका क्रम विवेचन, फिर है दोस्तों दृष्टिपत्र क्रम विवेचन और वाक अभिज्ञान। तो ये सभी के सभी लाया जा सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखना, जीवमितीय पहचान यानी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की बात किया जा सकता है। क्या है दोस्तों? तो किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से उसकी पहचान निर्धारित करने का तरीका। इसका प्रयोग प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। बायोमेट्रिक इंस्टीट्यूट के अनुसार जीवमितीय या बायोमेट्रिक पहचान के निम्न प्रकार है। कौन कौन सा दोस्तों? डीएनए मिलान, कान के आकार के आधार पर, परितारिका के आधार पर, रेटिना के आधार पर, चेहरे के पहचान उंगली छाप आधारित, उंगली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, व्यक्ति के चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पर, गंध के आधार पर, टाइपिंग अनोखेपन पर आधारित, वाक अभियान यानी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पर आधारित, उंगली एवं हथेली के नसों के विन्यास के आधार पर। नेक्स्ट है, उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है दोस्तों, फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं दोस्तों डेवलप करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो उंगलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, खाने योग्य क्लोनोकृत जो जंतु का उत्पादन है जो दोस्तों, वह ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो क्लोन का तात्पर्य प्रतिरूप है। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप एवं नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण एवं प्रतिरोपण किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अब इच्छित गुणों वाले जीनों का प्रवेश पौधे में भी कराया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बाह्य डीएनए शामिल हो ट्रांसजेनिक कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक चूहे, खरगोश, सुअर इत्यादि पैदा किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो उत्परिवर्तन है, यानी म्यूटेशन है दोस्तों। तो दोस्तों, कोशिका जीनोम में डीएनए अनुक्रम के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपि एक प्रमुख भूमिका निभाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन है। यह स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब एक जीन या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो वह तत्व कहलाता है। तो वह तत्व कहलाता है दोस्तों बहुप्रभाविता।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जब एक जीन या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तत्व बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाएं का हंसियाकार कोशिका अरक्तता यानी स्किल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार हंसिया नुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन यानी रेसेसिव जीन के कारण होता है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या किया जाता है? तो स्टार लगा हुआ है। तो दोस्तों, जीन थेरेपी का उद्देश्य शरीर की सामान्य कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराकर त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोककर तथा पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदलकर बीमारी का निदान करना होता है। सोमैटिक जीन थेरेपी मानव की आनुवंशिक बीमारियों के उपचार हेतु प्रयुक्त की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारा जो बायोलॉजी का एक और चैप्टर बच गया है दोस्तों विविध, उसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि साइंस के पहले भी जो घटना चक्र की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी दोस्तों फिजिक्स की केमिस्ट्री की, वो ख़त्म हो चुका है। अब बायोलॉजी में केवल एक ही चैप्टर बचा हुआ है दोस्तों, तो उसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।